नमस्कार साथियों, मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की श्रृंखला लेकर के। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपको इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, जनरल जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी आधारित मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से मैं आपको पढ़ाने और जो भी ज्ञान मेरे पास है उसको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, पिछले दिनों अभी इंग्लिश का जनरल डाला गया है। ठीक है, और उसके साथ ही ज्योग्राफी का डाटा भी डाला गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सेटल मिलेगी। और ये जो वीडियोस हैं ये CUET UG, CUET PG, इसका जो जीके का पार्ट है इसमें बहुत ही उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, समय नष्ट ना करते हुए सीधा अपने पॉइंट पे आएंगे और टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी में आज हम अपना पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, टू द पॉइंट सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा डाटा वैसे भी इरिलेवेंट, जो डाटा रिलेवेंट नहीं है उसको मैंने वैसे भी नहीं लिया है। ठीक है, तो जितना भी डाटा है वो रिलेवेंट है और उसको ही हमने करना है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर नर्मदा नदी। अगर प्रश्न आ जाता है आपका नर्मदा नदी किस राज्य में है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सीधा इसका उत्तर होगा। नर्मदा नदी किस राज्य में है आ जाता है तो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तर पश्चिम याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलें कहाँ पर उगाई गई? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की साइड। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व। छोटा सा डाटा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे इसको, तो जो सीटेट का पेपर सेकंड आता है उसकी एसएसटी में ये बड़ा लाभदायक होने वाला है आप लोगों को, है ना। पेपर सेकंड एसएसटी के लिए, है ना, उसके लिए भी, और जनरल के लिए तो है ही। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में गारो की पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर गारो की पहाड़ियाँ पूछा आपसे, ठीक है, कि किस साइड है, तो उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, और मध्य भारत में कौन सी है? विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक, ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया, है ना। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले तो कहाँ हुआ, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। ठीक है, वहाँ पर उपजाया गया, कृषि का काम हुआ। ठीक है, उसके पश्चात अगर बात की जाए तो गारो की पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पर कृषि हुई, है ना। और वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल। ठीक, ये अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, यहाँ से क्वेश्चन मैंने खुद फेस किया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। आपका यहाँ देखिए क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। सबसे पहला, सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? मगध के नाम से। ठीक है, पहला प्रश्न इस तरीके से। दूसरा प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि मगध जो था उसके पास कौन सी नदी बहती थी? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। तो ये जो डाटा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। ठीक है, और ये किससे निकला है? इंडस से। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस, ठीक है, इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, जनरल डाटा है, देख लीजिएगा। ठीक है,
और इसके बाद है भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भरत पता है श्री रामचंद्र जी के अनुज भी हैं, भाई भी हैं, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर ही उत्तर पश्चिम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे भी अभी आया था, उत्तर पश्चिम करके ही आया था, ठीक है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतर की पहाड़ी आई थी ना अभी ऊपर, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में ही रहने वाले लोगों के लिए भरत शब्द का, भरत नाम का प्रयोग किया जाता था कि ये भरत लोग हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे समय बीता, तो उसके बाद क्या हुआ, बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। क्या होने लगा? पूरे देश के लिए होने लगा भरत का, ठीक है। और भरत से ही फिर भारत, आपको पता ही है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट, पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है? अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था, ठीक है। पांडुलिपि जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी रूपांतरण है। मतलब पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो लैटिन शब्द मैनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ है, ठीक है। मैनू यानी हाथ। अच्छा, ये एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, ये हिंदी रूपांतरण है किसका? जो लैटिन शब्द मैनू से बना है। तो लैटिन शब्द याद रखिएगा यहाँ पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, है ना। भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना है। जो पांडुलिपियाँ थी, जो स्टार्टिंग में पेपर नहीं होते थे, कागज़ नहीं होता था लोगों के पास, तो किस पे लिखते थे? ताड़पत्रों पर लिखते थे। किस पे लिखते थे? ताड़पत्रों पर लिखते थे। और किस पे लिखते थे? हिमालय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता था जिसका नाम था भुर्ज, ठीक है। तो उसकी छाल पर लिखते थे। ये याद रखिएगा, भुर्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अशोक के अभिलेखों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो एसएसटी वाले, जो इतिहास वाले विद्यार्थी हैं उनको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है, अभिलेख कहलाते हैं। सिंपल है। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है? अफगानिस्तान के कंधार से, ठीक है। तो अब इतना याद रखिए बेसिक सा, कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। अब क्या मिला यहाँ से? यह लेख अशोक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अरामैइक तथा यूनानी दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। यही इसकी विशेषता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अशोक का है पहली बात, तो उसके आदेश उत्कीर्ण हुए हैं, ठीक है भाई। और ये अरामैइक और यूनानी दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए तिथियों का रहस्य। अब तिथियों का रहस्य, इसमें आपने दो चीज़ें देखी होंगी। पहला एडी, दूसरा बीसी। कई लोगों को पता होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, आपको पता है ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो ईसा मसीह रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्ष की गणना है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। उदाहरण, वर्तमान में वर्ष 2018 कहने का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2018 वर्ष बाद से, यानी AD 2018। समझ में आया? ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के 2018 वर्ष बाद से है। अगर हम कहते हैं, जैसे अगर मैं वर्तमान का एग्जांपल लूँ, अभी क्या चल रहा है 2023, तो हम इसको लिख सकते हैं AD 2023। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा है आपका BC। ये क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी E.P. ईसा पूर्व अर्थात इस ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है, और इसी को ही BC बोला जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट।
ठीक है। कई बार शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो BC देकर आपको पूछ लेगा कि फुल फॉर्म क्या है, तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। क्लियर है? AD और BC दोनों क्लियर हो गया। चलिए, आशा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको, ज़्यादा नहीं है। कभी कभी AD की जगह, किसकी जगह? AD यानी आफ्टर डेथ की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग मिलता है, कॉमन है। ठीक है, AD की जगह CE यानी कॉमन एरा, BC की जगह BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, सिंपल। ठीक है, यहाँ दिया भी हो, देखिए फुल फॉर्म, CE यानी कॉमन एरा, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? चलिए, हम इन दो शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के, देखिए, कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। ठीक है, देख लीजिएगा। और ये आखिरी तथ्य है आज के पाठ का, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, रोसेट्टा। ठीक है, रोसेट्टा ये मिस्र से प्राप्त हुआ है। ये क्या है? यहाँ से, ये स्थान का नाम है, सॉरी, रोसेट्टा मिस्र में एक स्थान का नाम है। यहाँ से ऐसा उत्कीर्ण पत्थर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारतूस कहा जाता है। तो रोसेट्टा नामक स्थान कहाँ पर है? मिस्र में। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या मिला है? उत्कीर्ण पत्थर मिला है। इसकी क्या विशेषता है कि इस पर जो एक ही लेख लिखा हुआ है ना, वो 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। ये इसकी विशेषता है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो आपका आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री का, ये कंप्लीट होता है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। कोई सुझाव हो आपके, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने अन्य साथियों से भी इसको साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद।